आइए हम चलते हैं सूत्र की तरफ। देखिए सूत्र हमारे सामने है। हाँ, सूत्र क्रमांक 20 हमारे सामने है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर सूत्र क्रमांक 20। मैं सूत्र का पाठ करता हूं, आप सभी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे। सूत्र पाठ। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरित धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्य गाह। पुनः सूत्र पाठ करता हूं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरित धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्य गाह। आइए हम सूत्र विच्छेद करते हैं इसका। गंगा डैश सिंधु डैश रोहित डैश रोहितास्या डैश हरित डैश हरिकांता। ठीक है, हरित तब में हलंत बन जाएगा। डैश सीता डैश सीतोदा डैश नारी डैश नरकांता डैश सुवर्ण डैश रूप्य कुला डैश रक्ता डैश रक्तोदाह सरितः प्लस तत् प्लस मध्य गाह। ठीक है, ये सूत्र विच्छेद किया, इसमें 14 नदियों के नाम आ गए, है ना। तत् मध्य गाह, तत् मध्य गाह मतलब तत् उस जम्बू द्वीप के मध्य में, है ना। मध्य गाह मतलब मध्य में बहने वाली। ठीक है, उस जम्बू द्वीप के मध्य में सरित ये नदियां बहती है। कौन कौन सी नदियां, इनके नाम दिए हुए। देखो सूत्रार्थ देखते हम। इन भरत आदि क्षेत्रों में, है ना, भरत हेमवत आदि 7 क्षेत्रों में, जम्बू द्वीप में पूरे में आदि क्षेत्रों में से गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता कुला को दोनों के साथ सुवर्ण कुला रुप्य कुला, सुवर्ण कुला रुप्य कुला रक्ता और रक्तोदा नदियां बहती है। ठीक है, ये इन नदियों के नाम हैं जो कि क्रमशः इन 7 क्षेत्रों में बहती हैं। इन नदियों के जो उद्गम स्थल है वो है उस सरोवर। हम जानते हैं नदियां जो होती है पहाड़ों से निकलती है ना, और पहाड़ 6 पहाड़ हैं इस पूरे जम्बू द्वीप में, और पहाड़ों के ऊपर इनके उद्गम स्थान है जहां से नदियां निकलती है। तो वे उद्गम स्थान है वे सरोवर, जिन सरोवरों की चर्चा हमने पूर्व में की है ना। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक और पुंडरीक, ये जो 6 सरोवर हैं, इन 6 सरोवरों से ये 14 नदियां निकलती है। ठीक है, 6 सरोवर से 14 कैसे निकलती है वो हमको जानना है। तो पहले पर्वत और छठा पर्वत जो है, इन दोनों से 3-3 नदियां निकलती है। पहला पर्वत हिमवन और अंतिम पर्वत पुंडरीक। ठीक है, सरोवर। ठीक है, और पर्वत हिमवन पर्वत हो गया और अंतिम पर्वत कौन सा हो गया, शिखरी पर्वत। इनके दोनों के बीच में जो तालाब है, इन उनसे 3-3 नदियां निकलती है, और शेष जो 4 पर्वत है उनसे 2-2 नदियां निकलती है। ऐसे कुल मिला के ये 14 नदियां निकलती है, जो कि क्रमशः अपने अपने क्षेत्रों में बहती हुई 7 नदी पूर्व की तरफ और 7 नदी पश्चिम की तरफ जाकर लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी पूर्व में मिलती है, कौन कौन सी नदियां पश्चिम में मिलती है, उसका अपन सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 21 और 22, वहां से हमें ख्याल में आ जाएगा। देखिए, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। सूत्र विच्छेद करते हैं। द्वयोः प्लस द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, क्या मतलब हुआ। द्वयोर्द्वयो, द्वय द्वय, 2-2 नदियों का ग्रुप आप बना लीजिए। ठीक है, तो क्या ग्रुप क्या बन जाएगा, गंगा सिंधु का एक ग्रुप बन जाएगा, रोहित रोहितास्या का एक ग्रुप बन जाएगा, हरित हरिकांता का, सीता सीतोदा का, नारी नरकांता का, सुवर्ण कुला रुप्य कुला का, और रक्ता और रक्तोदा, इन दोनों के द्वय द्वय 2-2 नदियां अपन को एक ग्रुप में ले लेनी है। ठीक है, इसमें जो पूर्व
पूर्व मतलब पहले वाली, जो इस युग्म के अंदर जो पहले नाम दिया हुआ जिस नदी का, वो पूर्वगाहा, वो पूर्व दिशा की ओर बहती है ना, वो पूर्व दिशा की ओर जाती हुई पूर्व समुद्र में बहती है। जैसे गंगा और सिंधु का ग्रुप है, तो इसमें जो गंगा नदी है वो है ना, गंगा और सिंधु में जो पूर्व वाली मतलब पहले वाली है, एक पूर्व का मतलब पहले है और एक पूर्व का मतलब यहाँ पूर्व दिशा है, पूर्वगाह, ठीक है ना। तो उसमें जो पहले वाली गंगा नदी है, गंगा सिंधु के जोड़े में से, वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। रोहित रोहित तो रोहित तस्य में रोहित पूर्व दिशा की ओर बहती है, और पूर्व दिशा की बहती है और पूर्व समुद्र, लवण समुद्र के दो हिस्से हैं, पूर्व की तरफ वाला पश्चिम की तरफ, तो पूर्व लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। हरित हरिकांता में हरित, सीता सीतोदा में सीता पूर्व की ओर बहती है, ऐसे, ठीक है ना। तो जो दूसरी वाली है फिर गंगा सिंधु में, ये तो जान लिया हमने कि गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व समुद्र में जाकर मिल जाती है, लवण समुद्र में, ठीक है ना। तो फिर सिंधु किधर बहती है, उसको सिंधु नदी कहां जाकर मिलती है ना, अगर ये पूर्व पूर्व दिशा में जाकर मिलती है तो इसका देखिए बताते हैं सूत्र आगे वाला, शेषास्त्व परगाहा, शेषास्त्व परगाहा, सूत्र विच्छेद देखिए, शेषाह प्लस तू प्लस अपरगाहा, शेषाह प्लस तू प्लस अपरगाहा। शेषा मतलब जो शेष बची है ना, 14 नदियों के हमने 7 ग्रुप बना दिए, इनमें जो पहली नंबर की जो ग्रुप में जो पहली थी वो तो जाएगी पूर्व समुद्र की तरफ, तो जो बच गई दूसरी वाली वो कहां जाती है, अपरगाहा, अपर दिशा की तरफ बहती है। अपर मतलब दूसरी दिशा की तरफ, तो पूर्व की दूसरी कौन सी होगी, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई मतलब पश्चिम समुद्र में जाती है ना। देखिए क्या है इसका सूत्र, अर्थ देखिए, किंतु शेष नदियां पश्चिम समुद्र को जाती है। तो 14 नदियों में से 7 नदियां जिनके पहले पहले नाम आते हैं दो दो के युगल में, वो तो बहकर जाती है पूर्व समुद्र की तरफ, और जो दूसरे 7 नदियां हैं वो बहकर जाती है पश्चिम समुद्र की तरफ। ऐसे 7 और 7 14 नदियां, 14 में से 7 पूर्व लवण समुद्र में और 7 पश्चिम लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। किस पर्वत से कौन सी नदी में, ये महानदियां हैं, इन नदियों के साथ में अवान्तर नदियां, इनकी सहायक नदियां बहुत सारी है, ठीक है ना। उनकी संख्या भी यहाँ पर दी हुई है, वो जिनकी संख्या दी हुई है वो भी समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी नदियां ही हैं, ठीक है ना, और छोटी मोटी नदियां तो बहुत है, ठीक है। तो ये महानदियां हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले चित्र के माध्यम से कि किस पर्वत से कौन सी नदी निकल, सबसे पहले अपन चित्र की ओर चलते हैं, फिर नदियों की चर्चा करते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप का चित्र आपके सामने आ गया। इस चित्र में हमने लगभग सब चीजें समझ ली है, नदियों की चर्चा शेष रही है, तो वो नदियों का अपन आज देखते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले पर्वत पे, क्योंकि नदियां पर्वत से निकलेगी, सबसे पहले पर्वत पे आ जाए, हिमवन नाम का पर्वत, और पर्वत के बीच में एक सरोवर है पद्महृद, पद्म सरोवर, यहाँ आ जाइए। आपको दो तरफ दो नदियां निकलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। इन दो नदियों के नाम है गंगा नदी और सिंधु नदी। जैसा हमने सूत्र में पढ़ा था, गंगा सिंधु इन दोनों में से है ना, पूर्व वाली पूर्व की तरफ, जो जिसका नाम गंगा का नाम पहले था, तो गंगा देखो पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई जो पूर्व समुद्र है ना, ये जो पूरा गोल समुद्र है इसके बिल्कुल बीच में मध्य में ईश्वाकार पर्वत, मतलब ईश्वाकार पर्वत तो द्वीप में है, तो मध्य से दो हिस्से बन जाएंगे, इधर वाला जो है वो पश्चिम वाला, इधर वाला पूर्व वाला, ठीक है ना। तो वो जो पूर्व की तरफ लवण समुद्र जो बना वहां जाकर मिल जाती है गंगा, और गंगा के इधर देखो सिंधु नदी कहां जाके मिल जाती है, पश्चिम की तरफ जाके मिल जाती है, ठीक है ना, पश्चिम समुद्र में। और देखो अभी इस पद्म सरोवर से मैंने कहा था ना 3 नदियां निकलती है, तो पूरब से निकली गंगा, पश्चिम से निकली सिंधु, और उत्तर उत्तर से भी एक निकलती नदी देखो निकल रही ना, जो कि गिरकर हेमवत क्षेत्र में, ये दो नदियां तो कहां कहां बह रही है, भरत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र भी ध्यान रखना कौन सी नदी किस क्षेत्र में बहती है। पद्म सरोवर से 3 नदियां, जो पूरब से गंगा और पश्चिम से सिंधु निकलती है, वो तो नीचे भरत क्षेत्र में बहती है, और उत्तर दिशा से फिर भी एक नदी निकलती है इसके, रोहितास्या नदी, ठीक है ना, जो कि हेमवत क्षेत्र के अंदर बहती है। हो गया 3 नदियों का। अब आ जाओ महापद्म सरोवर की तरफ। इस महापद्म सरोवर से 2 नदियां निकलती है, लेकिन ये अब पूर्व पश्चिम से नहीं निकलती है, ये उत्तर दक्षिण से निकलती है, उत्तर दक्षिण से निकलती है, लेकिन जाती पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र में ही है ना। तो देखो महापद्म के दक्षिण से देखिए, महापद्म के दक्षिण दिशा से निकल रही नदी कौन सी, रोहित नाम की नदी है ना, जो रोहित नदी भी हेमवत क्षेत्र में बह रही है।
और फिर पूर्व दिशा की तरफ जाकर कहता रोहित रोहितास्या, जो पूर्व में जिसका नाम है वो पूर्व समुद्र में गिरेगी, बाद में जिसका नाम है वो पश्चिम समुद्र में गिरेगी। तो रोहित का नाम पहले था तो वो देखो पूर्व दिशा में गिर रही है, पूर्व समुद्र में गिर रही है, रोहितास्या पश्चिम समुद्र में गिर रही है। ठीक है, महापद्म से निकली रोहित नदी महापद्म के दक्षिण द्वार से निकलकर फिर पूर्व में रोहित नदी, ठीक है, जो कि हेम्ब क्षेत्र में। और उत्तर से महापद्म में कौन सी निकल रही है? हरिकांता नदी, ठीक है ना, जो कि हरि क्षेत्र में बहती हुई फिर जाकर पूर्व पश्चिम समुद्र में मिल रही है ना। आना समझ में कि एक एक पर्वत से जो नदी निकल रही है वो एक क्षेत्र में बहने वाली दो नदियां दो अलग अलग पर्वतों से निकल रही है ना। बीच में गंगा सिंधु को छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ देखिए, है ना, अभी हम समझेंगे कैसे कैसे ये बहती है। अब देखो फिर तिगिंच नाम का आया तीसरा सरोवर निषद पर्वत के ऊपर। तो तिगिंच के दक्षिण में कौन सी दिशा से कौन सी निकली है? हरित नदी, जो कि हरि क्षेत्र में से होती हुई बह रही है और पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्व समुद्र में गिर रही है। और तिगिंच से कौन सी निकली है? सीतोदा नदी, जो कि विदेश क्षेत्र में जा रही है ना। तिगिंच से निकली है सीतोदा नदी, जो कि विदेश क्षेत्र में जा रही है, ठीक है ना। अभी आ जाओ केसरी पर्वत, नील पर्वत के ऊपर केसरी नाम का सरोवर, उस केसरी के दक्षिण से निकल रही है सीता नदी, ठीक है, जो कि विदेश क्षेत्र में बहती हुई गिर रही है जाकर पूर्व समुद्र में। और केसरी के उत्तर दिशा से गिर रही है, जा रही है, निकल रही है नरकांता नदी, जो कि रम्य क्षेत्र में बहती हुई उसके पूर्व दिशा की ओर गमन करती हुई पश्चिम में गमन करती हुई पश्चिम दिशा में गिर रही है, ठीक है ना, पश्चिम समुद्र में, लवण समुद्र के पश्चिमी हिस्से में, ठीक है। अब देखिए फिर महापुंडरीक सरोवर, इस महापुंडरीक सरोवर से भी दो निकल रही है ना। दक्षिण दिशा से निकल रही है कौन सी? नारी नदी, जो कि पूर्व में जा रही है पूर्व समुद्र में। उत्तर दिशा से निकल रही है रूप्यकुला नदी, जो कि हिरण्यवत क्षेत्र में बह रही है और पश्चिम समुद्र में गिर रही है। फिर सबसे ऊपर जो पुंडरीक है, पुंडरीक का सेम वैसा ही काम है जैसा कि पद्म सरोवर का, इससे भी तीन निकल रही है। बीच के चार सरोवरों से तो दो दो निकल रही है, लेकिन पहले और अंतिम जो दो सरोवर उनसे तीन तीन निकल रही है, तो 14 हो जाएगी पूरी। तो देखिए इसके दक्षिण द्वार से निकल रही है स्वर्णकुला नदी, जो कि हिरण्यवत क्षेत्र में बहती हुई पूर्व समुद्र में गिर रही है। और इसके पूर्व और पश्चिम से भी नदियां निकल रही है, ठीक है ना, इसके पूर्व पश्चिम से नदियां निकल रही है, जो कि क्रमशः रक्ता और रक्तोदा नदियां निकल रही है। रक्ता जाकर पूर्व में गिर रही है, रक्तोदा जाकर पश्चिम समुद्र में जाकर गिर रही है। इस प्रकार की रचना ये है। तो हमें समझ में आ गया होगा किस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है और किस क्षेत्र में बहती है, ठीक है, किस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, किस क्षेत्र में बहती है। तो पहले और अंतिम पर्वत से के सरोवरों से तीन तीन नदियां निकलती हैं, और बाकी जो बीच के चार सरोवर हैं, है ना, उनसे दो दो नदियां निकलती है। पहले और अंतिम सरोवर के तीन दिशाओं से नदियां निकलती है, पूरब, पश्चिम और उत्तर, और ऊपर वाले में पूरब, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना। और बाकी जो पर्वत है उनकी दो ही दिशाओं से नदियां निकलती है, द्वार दो ही दिशाओं में, एक उत्तर में एक दक्षिण में, ठीक है ना। और ये सारी नदियां, 7 नदियां, है ना, पहले वाली, है ना, जो हमने जोड़े बनाए थे उसमें से, वो तो गिरती है पूर्व समुद्र में, और बाद वाली 7 नदियां जो गिरती है पश्चिम समुद्र में। ये इनकी सबकी व्यवस्था होती है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं ये नदियां कैसे कैसे कहाँ कहाँ बहती। सबसे पहले अपन जो समझेंगे वो हम समझेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं भरत क्षेत्र के अंदर, वहां की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। सिंधु दो है, उसमें हम गंगा नदी को समझेंगे। सिंधु का जो वर्णन है वो गंगा के जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले पद्म सरोवर, हिमवन पर्वत पर स्थित जो पद्म सरोवर है, इस पद्म सरोवर से निकल रही है गंगा महानदी, ठीक है। कितनी कितनी पर्वत के ऊपर बहती है, कहां से गिरती है, कहां कहां से निकलती है, वो सब हमको देखना है अभी इसके अंदर, ठीक है। चलिए, पद्म सरोवर, पद्म सरोवर की ऊंचाई पता है हमको? हिमवन पर्वत की ऊंचाई पता है ना हमको, 100 योजन। पद्म सरोवर की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? 1000 योजन। और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 500 योजन, ठीक है। तो इसकी ये, है ना, आयताकार, आयत के आकार के अंदर है ना। तो देखिए इसके जो पूर्व द्वार है, पूर्व दिशा है इस पद्म सरोवर की, देखिए पूर्व, जो पूर्व दिशा है ना, उस पूर्व दिशा के
जितना पद्म सरोवर है 500 योजन है ना पूरा उत्तर दक्षिण तक चौड़ा, ठीक है। और वैसे हिमवन पर्वत की पूरी चौड़ाई कितनी है, कितनी है चौड़ाई, 526 सही 6/19 भाजक 2 है ना, 1052 से 12/19, हाँ, तो उसमें से 500 योजन बीच में, ठीक है ना, चौड़ा है ये। वहां उसके मध्य में से निकल रही है गंगा नदी। जहां से गंगा नदी निकलती है वहां पर द्वार बना हुआ है, वज्रमयी द्वार बना हुआ है इस गंगा नदी के निकलने का, वज्रमयी द्वार उसके उद्गम स्थान के ऊपर, ठीक है। वहां से निकलती, वहां से निकल पर कितनी कितनी जाती है इस पर्वत के ऊपर, पूर्व दिशा की तरफ ही ये 500 योजन तक जाती है, क्योंकि ये पर्वत की जीवा वो लंबी है ना, 16-17 हजार योजन से भी ज्यादा इसका कुल चौड़ाई जो है, लंबाई जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक है, ठीक है ना। अभी हमने चौड़ाई तो जान ली है ना 1052 से कुछ अधिक। तो यहाँ 500 योजन तक ये पूर्व दिशा की ओर बहती है गंगा नदी। वहां पर एक कूट, कूट है ना, सबके ऊपर कूट बने हुए थे, 11 कूट है इसके ऊपर, तो गंगा नाम का कूट है। गंगा कूट उससे आधा योजन पहले ही, उस गंगा कूट से आधा योजन पहले ही ये मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, कि दक्षिण की तरफ मुड़ेगी, है ना। पद्मरथ से निकली, पूरब दिशा से निकली, पूरब द्वार से द्वार बने हुए, वज्रमयी द्वार बने हुए हैं, ठीक है। द्वार से निकली, फिर द्वार से उसी दिशा के अंदर 500 योजन तक गई। वहां पर एक गंगा कूट है, उस कूट से आधा योजन पहले ही दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती है ये। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ती हुई कितना जाती है, कि दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ती हुई ये जाती है कुछ अधिक 523 योजन, कुछ अधिक 523 योजन ये दक्षिण दिशा की तरफ जाती है। और फिर वहां पर इस हिमवान पर्वत का तट आ जाता है, इस हिमवान पर्वत का किनारा आ जाता है, दक्षिण किनारा, है ना। उत्तर किनारा तो हेमवत क्षेत्र की तरफ जा रहा है, और दक्षिण किनारा जो इसका है ना, वो किधर किधर आएगा, भर क्षेत्र की तरफ आएगा। तो वहां पर इसका किनारा आ जाता है, तो उस किनारे के ऊपर ये नदी फिर पर्वत से नीचे गिरेगी। तो जहां से नदी गिरती है वहां रचना बनी हुई है, वहां पर एक नाली का जैसा स्थान बना हुआ, मतलब इसका जो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो जिस धारा में बह रही है उधर ही ऊपर की तरफ एक, समझ लीजिए एक मुख मुख बना हुआ है, मुंह बना हुआ है, ठीक है ना। वो मुंह कैसा है कि उसके एक से प्रणालिका बनी हुई है, और उस प्रणालिका के आगे की तरफ जो मुंह है, जो पर्वत के सीधा ऊपर है, जहां से नीचे गिरेगी, वो पर्वत का मुंह जो है वो दो पशुओं के मुंह से मिलता जुलता है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो गाय के चेहरे से मिलता है, और कुछ शेर के चेहरे से वो मिलता है, ठीक है। सिंग वगैरह उसमें बने हुए सारे गाय के सिंग वगैरह, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह की आकृति वहां बनी हुई है, और उसको वृषभाकार कहा गया है, दोनों को मिलाकर, है ना, वृषभाकार नाम कहते हैं उसको, ठीक। तो वृषभाकार मुख बना हुआ है, ठीक है ना, गोमुख भी कह देते हैं कोई कोई, ठीक है ना। वहां उस मुख में से वो नदी जो है निकलती है, गिरती है, ठीक है ना, वहां से निकलकर वो गिरती है, कहां से, इस हिमवान पर्वत से नीचे की तरफ गिरती है। तो नीचे जब गिरती है तो कहां गिरती है, इतनी बड़ी नदी गिरती है तो कहां गिरती है, कि इस हिमवान पर्वत के नीचे, इसके मूल में नीचे की तरफ एक कुंड बना हुआ है, ठीक है ना। एक कुंड बना हुआ है, वो कुंड जो है 10 योजन गहरा है और 60 योजन का उसका व्यास है। उस कुंड का व्यास गोल बना हुआ है ना, गोल है, 60 योजन का उसका व्यास है और 10 योजन गहरा है। उसके मध्य में एक द्वीप है, टापू बना हुआ है ना, वो भी बड़ा है। तो उसके मध्य में, उस टापू के ऊपर एक पर्वत बना हुआ है, 10 योजन का पर्वत, वज्रमय, ठीक है ना। उस पर्वत के ऊपर देवी का भवन बना हुआ है, उस भवन के ऊपर कमल की रचना है, और उसके ऊपर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान है, ठीक है ना। तो उस कुंड में ये नदी गिरती है, और जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर भी ये नदी गिरती हुई उस कुंड में गिरती है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि मानो वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रही, सतत अभिषेक चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार का वहां पर रचना होती है, ऐसा वहां पर बनता है, ठीक है ना। तो ये गंगा नदी गिरती है, और ऐसा वर्णन मिलता है कि वह जो प्रतिमा है वह, उसकी जटाएं भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसा जो लोक में कथन कई बार आता है कि जो गंगा नदी है वो, है ना, शिव जी की जटा से निकली हुई है, ठीक है ना। तो वो दृश्य वहां इस प्रकार का बनता है कि वो भगवान की जटा से, जैसे गंगा नदी जो ऊपर से गिर निकल रही हो, ऐसा एक वो बनता है। तो
इस प्रकार का कथन आता है तो संभवतः वो यहां से भी ग्रहण किया गया हो। ठीक है, देखिए इसके बाद वह नदी गिरती है उस कुंड में, फिर आगे की तरफ बहती है, ठीक है ना, आगे की तरफ फिर दक्षिण की तरफ बहेगी, दक्षिण की तरफ बहती बहती जो आ जाती है विजयार्ध पर्वत के यहाँ पर। देखो है ना विजयार्ध पर्वत, इस विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई कितनी है 50 योजन की, जैसे कि पद्म हिमवन पर्वत की चौड़ाई है ना 1052 योजन उत्तर से दक्षिण, इसी तरह विजयार्ध की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 50 योजन की है, ठीक है ना। इस पर्वत के नीचे गुफा बनी हुई है, उस गुफा में से निकलती है नदी। इस पर्वत के नीचे गुफा बनी हुई, जिस गुफा का नाम है खंड प्रपात गुफा, उस गुफा का नाम है खंड प्रपात गुफा, ठीक है। ये गुफा 12 योजन चौड़ी है, 8 योजन ऊंची है, और पूरे नीचे है ना जितना है विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई उतनी इसकी भी चौड़ाई है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक 50 योजन, ठीक है। तो यहाँ इस गुफा में द्वार भी बने हुए हैं वज्रमय, ठीक है, वे द्वार खुले हुए, उनके अंदर से होकर यानी कि गुफा में से फिर ये गंगा नदी बहती है, ठीक है, और विजयार्ध पर्वत के उस किनारे उत्तर किनारे से अंदर आती है और दक्षिण की तरफ से फिर ये गंगा नदी बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। गुफा तो खुली हुई दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है। इस गुफा के अंदर ही ठीक 25 योजन अंदर जाने पर, गुफा की चौड़ाई 25 योजन है उत्तर दक्षिण, ठीक 25 योजन अंदर जाने पर दोनों तरफ पूर्व पश्चिम दोनों तरफ कुंड बने हुए हैं, ठीक है ना, और उन कुंडों से 2 और नदियां निकलती है, जो कि नदियां इस गंगा नदी के मिल जाती है वहां पर, ठीक है। 2 नदियां और निकलती है, उनका नाम है उन्मग्ना और निमग्ना, उन्मग्ना नदी और निमग्ना नदी उनका नाम है, ठीक है ना। तो वे दोनों नदियां इसमें उनके नाम इस प्रकार से हैं कि उन्मग्न नदी, ठीक है, उन्मग्न जो कुछ भी उसमें भारी से भारी वस्तु भी अगर डाली जाएगी तो उसको भी वो ऊपर ले आती है ना, और निमग्ना नदी के लिए ऐसा नाम है कि वो हल्की वस्तु को भी एक बार नीचे की तरफ डुबा देती है। उन्मग्ना निमग्ना नाम, उन्मग्ना निमग्ना वो नदियां इसमें मिल जाती है, ठीक है। और फिर ये जो गंगा नदी है वहां से विजयार्ध पर्वत की जो गुफा है ना, खंड प्रपात नाम की गुफा, वहां से बाहर निकल गई, ठीक है। बाहर निकलने के बाद देखो विजयार्ध पर्वत के ऊपर का जो है वो उत्तर भरत क्षेत्र कहलाएगा पूरा 3 म्लेच्छ खंड, और विजयार्ध पर्वत के नीचे वाला पूरा दक्षिण भरत क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें बीच में आर्य खंड है, 2 तरफ म्लेच्छ खंड है। इसके बाद ये जो नदी है ये थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, मतलब दक्षिण भरत क्षेत्र के आधे हिस्से तक आगे बढ़ती है, उसी दिशा में दक्षिण दिशा की तरफ ही। उसके बाद फिर थोड़ा पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है ना, हल्का सा देखो यहाँ पर टर्न देख रहे होंगे आप नीचे, जहां आर्य खंड लिखा हुआ है उसके पास में है ना, टर्न हल्का सा। तो यहाँ पर ये आधा हिस्सा जब कवर कर लिया इसने दक्षिण भरत क्षेत्र का, तो वहां पर फिर ये थोड़ी पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, और अन्य इसकी जो सहायक नदियां हैं है ना, इसके परिवार की नदियां हैं, 14,000 नदियां कही है, गंगा नदी के परिवार की जो सहायक नदियां हैं वो 14,000 और महानदियां, ये सबसे महानदी और फिर इसके बाद वो नदियां, और उनकी तो सहायक हजारों हैं, ठीक है ना। तो वे 14,000 नदियों के साथ मिलती हुई और अंत में जाकर देखिए ये लवण समुद्र में मिल जाती है। जहां ये लवण समुद्र में मिलती है, कहा था ना जगती बनी हुई है चारों तरफ जम्बूद्वीप के, लेकिन जहां जहां नदी एक चारों दिशाओं में तो द्वार है ही, और जहां जहां नदियां सरोवर में मिलती है वहां वहां भी द्वार बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये मागध नाम के द्वार से, उस द्वार का नाम है मागध द्वार, उस मागध नाम के द्वार से होती हुई और फिर वे सब नदियां और ये मुख्य गंगा नदी लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पद्म सरोवर से स्टार्ट होकर और क्रमशः आगे गंगा कूट से मुड़कर, ठीक है, फिर नीचे है वृषभाकार मुख से गिरती हुई, ठीक है, आगे कुंड की तरफ बहती हुई विजयार्ध पर्वत की गुफा खंड प्रपात गुफा में से निकलकर है ना अपनी सहायक 14,000 नदियों के साथ और मागध नाम के द्वार से अंतिम द्वार है, ठीक है, उसके बाद वो लवण समुद्र में जा मिलती है। ये पूर्व की तरफ का लवण समुद्र तो एक पूरा गोल है, तो कुछ हिस्सा पूर्व में कुछ पश्चिम में, तो पूर्व हिस्से वाले पूर्व लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये गंगा नदी है, ठीक है। इस गंगा नदी की चौड़ाई ध्यान सभी नदियों का ऐसा समझना कि जब ये पर्वत से निकलती है, पर्वत में सरोवर से निकलती है, तब इसकी चौड़ाई कम होती है,
फिर धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ती है और अंत में जाकर जब ये नदी समुद्र में मिलती है तब इसकी चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। तो कितनी क्या होती है, तो जब पर्वत से निकलती है उससे 10 गुना चौड़ाई हो जाती है। कब? जब वो लवण समुद्र में जाकर मिलती है। तो 6.25 योजन इसका चौड़ाई है जब ये वहां से निकल रही है, पद्म सरोवर से गंगा नदी निकल रही है, तो इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो 6.25 योजन की चौड़ाई है, जो कि बढ़ते 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 अंत में 10 गुना 62.5 योजन की इसकी चौड़ाई हो जाती है ना। जब ये इसमें गिरती है लवण समुद्र में, चौड़ाई बढ़ती जाती है ना, विस्तार इसका फैलता जाता है सारा। और गहराई इसकी आधा योजन की सर्वत्र जाननी चाहिए, आधा योजन इसकी गहराई है, ठीक है ना। इस प्रकार से गंगा नदी का वर्णन हमने देखा, किस प्रकार से गंगा नदी बहती है ना, अपनी सहायक नदियों के साथ मिलती है, कहाँ कहाँ होती हुई है जाती है, ठीक है ना। दोनों किनारों पर अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष और ऐसी रचनाएं बनी हुई है। इसी प्रकार से देखिए, अब जो सिंधु नदी है, सेम सिंधु नदी भी ऐसी, सिंधु नदी का भी सब कुछ सेम है, बस इतना है कि गंगा नदी निकल रही है पूर्वी द्वार से और सिंधु नदी निकलेगी पश्चिम द्वार से पद्म सरोवर के, ठीक है। ये गंगा कूट के पहले मुड़ी है तो वो सिंधु कूट के पहले, वो गंगा कुंड में गिरी, सब कुंडों के नाम वही है ना, जो नदियों के नाम है वो सिंधु कुंड के अंदर वहां पर गिरती है, ठीक है ना। और बाकी सब चीजें सेम है। और विज्यात पर्वत में जिस गुफा में, 2 गुफाएं हैं विज्यात पर्वत के नीचे की तरफ, ठीक है ना, जो गंगा नदी जिस गुफा में प्रवेश करती है उस गुफा का नाम है खंड प्रपात, और ये जिस गुफा में प्रवेश करती है उसका नाम है तमिश्रा, ठीक है ना। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ देखिए, सिंधु नदी जिस गुफा में प्रवेश करती है उसका नाम है तमिश्रा गुफा विज्यात पर्वत के अंदर, और गंगा नदी प्रवेश करती है उस खंड प्रपात, ठीक है। तो तमिश्रा गुफा से आगे बहती है, ठीक है, और वही अर्ध दक्षिण भरत क्षेत्र का आधा हिस्सा कवर करके फिर पश्चिम दिशा की ओर टर्न होती हुई अपनी सहायक, इसकी भी सहायक नदियां कितनी है, 14,000 सहायक नदियां, इसकी भी अपने 14,000 सहायक नदियों के साथ में पश्चिम लवण समुद्र में जा गिरती है। जिस द्वार से ये गिरती है उस द्वार का नाम है प्रभास द्वार। गंगा नदी के द्वार का नाम है, अंतिम द्वार का नाम है लवण समुद्र वाले का मागध द्वार, और इसका नाम है प्रभास द्वार, ठीक है। ये इनमें दिशा का अंतर है, गुफा के नाम का अंतर है, ठीक है ना, कूट कुंड के नामों में अंतर है, और अंत में जो पर्वत है, जो द्वार है उसमें भी अंतर है, बाकी सब कुछ चीज इनकी सेम रहती है। इस प्रकार से गंगा और सिंधु नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमने जाना, कहाँ कहाँ बहती है, कितने कितने विस्तार से बहती है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई होती, कहाँ कहाँ कितनी होती है, जो क्रमशः सरोवर से समुद्र की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। ये हम भी देखते हैं ना, यहाँ भी कि हिमालय से जो गंगा निकलती है, गंगोत्री से उसका उद्गम होता है, तो वो कितनी पतली एक क्षीण धारा है, धारा मात्र होती है ना, और जब जाकर वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वो कितना बड़ा समुद्र बन जाती है। इलाहाबाद में जाकर आप देखेंगे, जब संगम देखेंगे, है ना, तो आपको लगेगा कि नदियों के संगम में नहीं, समुद्र के संगम में आ गए हो, ठीक है ना, जबकि वो नदियां ही है, तो वो क्रमशः बढ़ती जाती है फिर अंत में बंगाली खाड़ी में। इसी प्रकार से यहाँ इसका भी नदियों का है, ठीक है ना। अब इसके उत्तर द्वार से देखिए, 2 द्वार समझ लिया हमने, पूर्व द्वार पश्चिम द्वार गंगा सिंधु। उत्तर द्वार से इसके नदी निकल रही है, कौन सी, रोहितास्या नदी, ठीक है, उत्तर द्वार से निकल रही है रोहितास्या नदी। तो इसमें इतना जानना है कि ये रोहितास्या नदी जो है वो उत्तर से निकल रही है, तो उत्तर की तरफ बहेगी, तो फिर इसमें पर्वत के अंतिम किनारे तक मोड़ नहीं आता है, ये तो मूड़ी है। आपने देखा ना, पर्वत पर गंगा नदी कुछ चली पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ गई, टर्न ले लिया। इसी तरह सिंधु भी कुछ चली पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण की तरफ टर्न ले लिया। लेकिन ये ऊपर की जो रोहितास्या नदी है टर्न नहीं लेगी, सीधी ही जाएगी ये उत्तर दिशा की तरफ, और फिर नीचे गिर जाएगी सीधी। तो ये उत्तर दिशा की तरफ कितनी जाएगी, है ना, हर एक क्षेत्र की नदी कितनी जाएगी उत्तर दक्षिण में, जहां उत्तर दक्षिण है ना, क्योंकि आगे अब उत्तर दक्षिण ही है सब, रुक्मी पर्वत तक, तो कितना जाएगी। तो सीधा सा हिसाब है कि हिमवत पर्वत की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई पता है हमको, है ना, 1052, कुछ अधिक 1052 योजन। उसके बीचों बीच सरोवर है, सरोवर की भी हमको चौड़ाई पता है, उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन। तो 1052 में से 500 निकाल देंगे तो 552 योजन, कुछ अधिक 552 योजन आ गया। कुछ अधिक उसके अपन पूरा आधा हिस्सा कर देंगे, है ना, आधा हिस्सा कर देंगे तो थोड़ा पद्म सरोवर से ऊपर की तरफ हो गया, और थोड़ा नीचे की तरफ, हमको ऊपर वाले से मतलब है, उत्तर दिशा वाले से, तो उस जो बचा हुआ हिस्सा है उसका आधा करेंगे तो उतना उसका बहाव से उतनी बहती है ऊपर की तरफ, सीधा हिसाब आ जाएगा, ऐसे हर एक पर्वत का निकल जाएगा।
हर एक नदी का निकल जाएगा उस पर्वत की चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। तो इतनी उत्तर दिशा की तरफ बहती हुई फिर वही नीचे गिरती है ना, उसी रोहितासा कुंड में गिरेगी, ठीक है। वहां सारी वो रचनाएं एक जैसी सब बनती है, ठीक है। वहां से फिर आगे की तरफ ये बढ़ती है, बढ़ने के बाद में देखो बीच में जो नाभिगिरी बनी हुई है ना, नाभिगिरी बीच में बनी हुई है, इनके नाम भी दिए हुए नाभिगिरियों के, किस नाभिगिरी का क्या नाम है, हम कॉमन नाभिगिरी कहेंगे क्योंकि ये बीच में है। जो नाभिगिरी है, इस नाभिगिरी से आधा योजन पहले जाकर ये फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है रोहिता से। देखो तब तक तो सीधी सीधी जा रही है उत्तर दिशा की तरफ ही, लेकिन नाभिगिरी से आधा योजन पहले ये दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती है और परिक्रमा बनाती है ना। 1/4 वृत्त, जैसे कि 1/4 कोई गोला हो उतनी परिक्रमा बन जाती है। देख रहे ना आप, आधे आधे से भी आधे गोले जितनी 1/4 वृत्त की परिक्रमा बनकर, और उसके बाद ये वापस पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है और फिर धीरे धीरे ये पूरे हेमवत क्षेत्र को बांटती हुई, है ना, हेमवत क्षेत्र को के एक जो पश्चिमी हिस्सा है उसको 2 भागों में बांटती हुई और क्रमशः विस्तीर्ण चौड़ी होती हुई जो है जाकर लवण समुद्र में पश्चिम दिशा से मिल जाती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां 28,000 है। ये सहायक नदियां बढ़ती जाएगी, है ना। भरत खंड की जो सहायक नदियां हैं, भरत खंड में बहने वाली जो 2 नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, हर एक क्षेत्र के 2 नदियां बहेगी, 7 क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र में भरत क्षेत्र के अंदर बहने वाली 2 नदियां, उनकी सहायक नदियां 14,000 हैं। फिर डबल हेमवत क्षेत्र में बहने वाली 2 नदियां रोहितास्या, उनकी सहायक नदियां 28,000 है। सूत्र भी आएगा आगे, ठीक है। फिर हरि क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां 56,000 है, दोनों की 56,000, ठीक है ना। फिर इधर विदेश क्षेत्र में बहने वाली जो नदी है, उस विदेश क्षेत्र में बहने वाली दोनों नदियां सीता और सितोदा की सहायक नदियां कितनी हो जाएगी, 1,12,000 दोनों की, 1,12,000 इसकी, 1,12,000 इसकी। तो उसके बाद वापिस आधी आधी होती जाएगी, 56, 28, अंत में जो सबसे ऊपर अपने एरावत क्षेत्र के अंदर रक्ता रक्तोदा बेरी, इन दोनों की भी सेम गंगा सिंधु की तरह 14,000 सहायक नदियां होगी, ठीक है। और ये सब रचना हमने समझी है, ठीक है ना। तो भरत क्षेत्र में नदियों का बहाव, पद्म सरोवर से निकलने वाली 3 नदियां, उनके बहाव में थोड़ा अंतर है, ठीक है। और बाकी जो पद्म जो हेमवत क्षेत्र में बह रही नदियां वो इस प्रकार से, इसी प्रकार महापद्म सरोवर से निकली है देखो रोहित नदी, तो वो दक्षिण की तरफ आएगी, वही नाभिगिरी के 1/4 भाग वृत्ताकार घूमेगी, उसके बाद में पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई, है ना, इस हेमवत पूर्व हेमवत क्षेत्र को 2 भागों में बांटती हुई अंत में जाकर अपने 28,000 सहायक नदियों के साथ जाकर मिल जाएगी, किसमें, लवण समुद्र के अंदर। इसी तरह महापद्म के उत्तर से, फिर तिगिंच के दक्षिण से, है ना, हरि क्षेत्र में आएंगी नदियां, फिर तिगिंच के उत्तर से देखो ये विदेश क्षेत्र में जाएगी, तो वो देवकुरु भूमि के, है ना, आगे तक बहेगी। फिर ये गजदंत पर्वत के नीचे भी गुफा बनी हुई है, उस गजदंत पर्वत के नीचे की गुफा से निकलेगी, है ना, देवकुरु भूमि के आगे की तरफ बहती हुई इस सुमेरु पर्वत से वही आधा योजन पहले की तरफ मुड़कर, है ना, गजदंत पर्वत के नीचे गुफा बनी, वहां से वही मुड़ती हुई उस वही सुमेरु पर्वत के 1/4 वृत्ताकार मुड़ती हुई, और फिर वो पूर्व विदेह पश्चिम विदेह में सितोदा नदी बहेगी और अंत में जाकर मिल जाएगी लवण समुद्र में। ऐसे ही केसरी से निकलने वाली जो सीता नदी है उसका भी ऐसे ही रहेगा, वो नीचे की तरफ उत्तर कुरु से होती हुई आएगी, जो गजदंत पर्वत के नीचे गुफा से निकलती हुई और इधर मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही केसरी से के उत्तर से निकलेगी नरकांता, महापुंडरीक के दक्षिण से नारी, महापुंडरीक के उत्तर से रूप्यकुला और पुंडरीक के दक्षिण से स्वर्णकुला, और पुंडरीक से फिर 3 नदियां निकलेगी, रक्ता रक्तोदा पूर्व पश्चिम में, है ना, और स्वर्णकुला जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ से निकलेगी। और इस तरह से इन नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र होता है, ये बहाव क्षेत्र होता है, इतना इतना का बहाव होता है, ऐसे ऐसे नदियां बहती हुई, है ना, सारे जम्बू द्वीप में सब तरफ ये 14 नदियां बहती है, और इनकी सहायक नदियां भी होती है। सहायक नदियों संबंधी जो सूत्र है वो अपन पढ़ लेते हैं। सहायक नदियों संबंधी सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कक्षा जो है आज की अपन पूरी करेंगे, ठीक है। सूत्र नंबर 23, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः, चतुर्दश डैश नदी डैश सहस्र डैश परिवृताः
गंगा डैश सिंधु डैश आदयः नद्यः। क्या अर्थ हुआ? गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं। एक गंगा और सिंधु की दी है 14,000। आगे जाएंगे तो डबल डबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है ना, सरोवर का नाम दिया हुआ है, नदियों के नाम दिए हुए, परिवार नदियां दी हुई है। अपने परिवार नदियां देखते हैं। गंगा सिंधु की 14,000, रोहितास्या की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000, फिर आधी आधी कर दीजिए, नारी नरकांता 56,000, रूप्य कुला सुवर्ण कुला 28,000, रक्ता रक्तोदा की 14,000 परिवार नदियां, सहायक नदियां हैं, जो जाकर उसमें मिलती है और अपनी अपनी नदी का जो जो उसका जिस दिशा में वो है उस दिशा की ओर जाती हुई क्रमशः ये नदियां अपनी महानदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व और पश्चिम लवण समुद्र में जाकर गिरती है। इस प्रकार की ये जम्बू द्वीप की संपूर्ण संरचना है जो इस चित्र में हमने जानी है, और नदियों के बारे में हमने आज विस्तार से जाना, कितनी कितनी कैसी कैसी है, और अनादि अकृत्रिम सहज प्राकृतिक ये रचना है।